जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 है। इसके बाद कुछ और वीडियोस आएंगे आपके लिए, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए, नोट्स बनाइए और जैसी तैयारी आप अपनी कर रहे हैं उसमें से बस आपको आधे घंटे या 1 घंटे निकाल के इस वीडियो को देखना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो। चलिए देखें पहला क्वेश्चन। परिभाषित कीजिए आघातवर्धता, तन्यता, ध्वनिक एवं अपर रूप। सबसे पहले आघातवर्धता। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। धातुओं के इस गुण धर्म को आघातवर्धता कहते हैं। मतलब पतली चादर के रूप में धातुओं को बनाया जा सकता है, इसे हम आघातवर्धता कहते हैं। आघात करने पर, पीटने पर ये क्या होता है? बढ़ता है, इसे वर्धता कहेंगे। दूसरा तन्यता। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। मतलब धातु को हम पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, लंबा तार बना सकते हैं किसी भी धातु से, इस गुण को हम तन्यता कहेंगे। ध्वनिक। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं, धातुओं के इस गुण को ध्वनिक कहते हैं। अपर रूप क्या है? किसी तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना अपर रूप कहलाता है। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, ये दो कार्बन के अपर रूप है। अपर रूप का मतलब किसी तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना अपर रूप कहलाता है। ये आपसे ये जो क्वेश्चन है ये परिभाषा के रूप में पूछ सकता है या फिर और किसी दूसरे रूप में भी पूछ सकता है, तो आप इसे अच्छे से तैयार करें। अगला प्रश्न। धातु एवं अधातु में 4 भौतिक और रासायनिक अंतर लिखिए। ये जो अंतर आपको सामने दिख रहा है ये भौतिक अंतर है। इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक अंतर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातु एवं अधातु। तो सबसे पहला, धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, इसका अपवाद है पारा। अधातु ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। धातुओं में चमक होती है, इसे हम धात्विक चमक कहते हैं। अधातुओं में चमक नहीं होती है। धातुओं में तन्यता, कठोरता, आघातवर्धकता और ध्वनिक का गुण पाया जाता है। अभी हमने जिसके बारे में अध्ययन किया, धातुओं में तन्यता, आघातवर्धकता, ध्वनिक एवं कठोरता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में ये कोई गुण नहीं पाए जाते हैं। न तन्यता, न कठोरता, न आघातवर्धकता, न ही ध्वनिक। ये हो गया धातुओं एवं अधातुओं में भौतिक अंतर। अब चलिए रासायनिक अंतर देखें। सबसे पहला, धातुएं जो होती हैं वो अपचायक होती हैं। ये याद कर लीजिए, धातुएं अपचायक होती हैं और अधातुएं ऑक्सीकारक होती हैं या उपचायक होती हैं। ये अपचायक होती हैं, अधातुएं उपचायक होती हैं। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। ये क्या करते हैं? ये क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, ये अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातुएं तनु अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। अधातुएं तनु अम्ल से कोई क्रिया नहीं करती हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट अंतर हो गए, रासायनिक अंतर हो गए। ये अपचायक, ये उपचायक, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, ये अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातुएं तनु अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं और ये कोई क्रिया नहीं करती। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखिए। इसी का दूसरा पार्ट है, इनके गलनांक उच्च क्यों होते हैं? या ये पूछा जा सकता है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? तो चलिए देखें। सबसे पहला इसका गुणधर्म, आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। इसे याद कर लीजिएगा, आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। दूसरा, ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नमक, NaCl। आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। चौथा, ये प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। ये इसके 4 मुख्य गुणधर्म हो गए। ठोस एवं कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है और ये जल में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिकों के मध्य पाए जाने वाले मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक होते हैं। इसका जवाब है ये। उच्च गलनांक क्यों होते हैं? क्योंकि इनके मध्य जो अंतर आयनिक आकर्षण बल है यह बहुत ज्यादा होता है और इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अंतर आयनिक आकर्षण बल ज्यादा होता है जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इन यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। संक्षारण से सुरक्षा के उपाय लिखिए। इसके बारे में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। संक्षारण क्या है? संक्षारण से सुरक्षा के उपाय में पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर, ये बहुत सारे सुरक्षा के उपाय हैं। मिश्रातु क्या है? दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। जैसे कॉपर एवं जिंक की मिश्रातु पीतल है, कॉपर और टिन की मिश्रातु कांसा है, सीसा एवं टिन की मिश्रातु सोल्डर है। यशद लेपन क्या है? लोहे एवं इस्पात के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को हम क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। ये है यशद लेपन। किसकी परत चढ़ाते हैं? जिंक की पतली परत चढ़ाते हैं। हाइड्रोजनीकरण को परिभाषित कीजिए तथा इसके औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। हाइड्रोजनीकरण है क्या? तो हाइड्रोजनीकरण आप सीधा सा सबसे पहले समझ लें कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तेल जमता नहीं है, लेकिन जो वनस्पति घी होता है वो जम जाता है, जिसे हम लोग प्रायः पहले के समय में क्या कहते थे? डालडा कहते थे। अब इसको देख लें, लिखेंगे कैसे आप? पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से जुड़कर, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इसी को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। इसमें हाइड्रोजन आएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से जुड़ेगा और क्या बन जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसी को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। बहुत ही सरल है। ये असंतृप्त है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। ये देखिए, ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। और इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है वनस्पति तेलों की हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके वनस्पति घी बनाना। वनस्पति तेल से क्या बनाना? वनस्पति घी बनाना। ये इसका औद्योगिक अनुप्रयोग है। अब इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। डिटेल से इसके बारे में जानना है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के मैंने वीडियो अपने YouTube चैनल में अपलोड किए हैं, उसमें जाकर आप इसे देख सकते हैं। ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको पूरा तैयार करेंगे तभी इसके क्वेश्चन आपसे बनेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? एल्केन के 4 सदस्यों के नाम लिखिए, या एल्कीन के 4 सदस्यों की, या एल्काइन के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये सजातीय श्रेणी है। ये जो दिख रहा है आपको, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब क्या है? सजातीय श्रेणी है। तो सजातीय श्रेणी भी आपसे पूछा जा सकता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार पूछा जा सकता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार पूछा जा सकता है। किसमें कितने बंध होते हैं ये पूछा जा सकता है। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है ये पूछा जा सकता है। सब कुछ है। तो ये सबसे पहले देख लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है वो कहलाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक ही प्रकार है एल्केन।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में दो या तीन बंध पाए जाते हैं वो कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्कीन में दो बंध पाए जाते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, एल्काइन में तीन बंध पाए जाते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। एल्केन में एकल बंध, एल्कीन में द्विबंध और एल्काइन में त्रिबंध होता है। इनके सदस्यों की बात करें और इनके सूत्र की बात करें तो इनके सदस्य मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इनमें एन लगा होता है। एल्केन है तो एन लगा रहेगा, एल्कीन में ईन लगा रहेगा, मेथ नहीं बनता है। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। और एल्काइन में क्या होगा, इनमें एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन। सूत्र में देखें तो CH4 C2H6, इसमें क्या होता है एल्केन में, जितना भी कार्बन का नंबर होगा उसको डबल करके दो जोड़ देना है तो एल्केन हो जाएगा। जैसे C2, 2 का डबल 4 और उसमें 2 प्लस कर दें तो 6, C2H6, C3H8, C4H10, ये 5 का डबल करिए 10 और 2 जोड़ दीजिए 12 तो आ जाएगा पेंटेन। एल्कीन में सिर्फ डबल कर देना है, कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 4, यहाँ 3 तो 6। और एल्काइन में क्या करना है, यहाँ डबल करके 2 माइनस कर देना है। 2 को डबल कीजिए 4, 4 में 2 माइनस कीजिए 2 आ गया। 3 को डबल कीजिए 6, 6 में 2 माइनस कीजिए 4 आ गया। 4 को डबल कीजिए 8 आया, 8 में 2 माइनस कीजिए 6 आ गया। तो इस तरीके से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को आप तैयार कर सकते हैं। इनका आणविक सूत्र भी आएगा, एल्केन के प्रथम 4 सदस्यों के नाम एवं उनके आणविक सूत्र एवं संरचना सूत्र बनाने को भी आता है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इससे कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रकार्यात्मक समूह एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक एक उदाहरण लिखिए। तो एल्डिहाइड का एक उदाहरण प्रोपेनॉल, ये सूत्र देख लीजिएगा आप। कीटोन का प्रोपेनॉन, कीटोन के लास्ट में ओन लगता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल ओइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल। एल्कोहल का OL, ऑल, यहाँ ये प्रोपेनॉल। ये इसके एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले जान लें प्रकार्यात्मक समूह क्या है। वे समूह जो यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई एवं प्रकृति पर निर्भर नहीं होते हैं। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका ये सूत्र जरूर याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एथीन और कार्बन डाइऑक्साइड। एथीन का मतलब आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन इनके बाह्यतम कोश में कितने हैं। जैसे ये कार्बन, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने हैं, ये वाला कार्बन लेंगे आप, ये कार्बन, तो यहाँ इसके बाह्यतम कोश में कितने हैं, ये देखिए ये वाले इसके बाह्यतम कोश में हैं। कार्बन की संयोजकता होती है 4, एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, तो ये इसके 4 हो गए इस कार्बन के। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक, तो ये जो डॉट है ये इसका हो गया, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का और ये कार्बन के। इसी तरीके से इधर भी इस कार्बन के ये 2, 3 और ये 4 हो गए 4। अब यहाँ हाइड्रोजन का, ये है हाइड्रोजन का एक, एक ही होता है, ये हाइड्रोजन का एक। तो इस तरीके से सबके जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है उनको आपको लिख लेना है। अब इस कार्बन को इस तरह से गोला बनाना है कि इस कार्बन का 2 इसके पास तो रहे ही, साथ में ये वाला 2 भी इसी के पास आए और ये जो हाइड्रोजन है इसका भी एक एक ऐसे आए। तो इस तरीके से ये गोला आपको तैयार कर देना है कि ये बन जाए आपका। तो इधर ये हो गया, इसी तरीके से इस कार्बन का ये जो है ये दोनों का है, ये दोनों का है, इसी तरीके से ये वाला भी दोनों का है। तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस तरह से आपको बनाना है। कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करेंगे हम, ये C बीच में, कार्बन की संयोजकता 4, तो 1 2 3 4, इस तरीके से 4 ये हमने बना दिया। अब ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में
1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए, ये वाले कोष में भी, इसके ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में भी 6, तो ये 6 हो गए। अब जब क्या होना, क्या है, अष्टक पूर्ण होना है। अष्टक जब पूर्ण करना है तो ये क्या करेंगे, ये वाले ऑक्सीजन को जब इसके लिए बनाएंगे सर्किल, तो ये ऐसे बनाएंगे कि 2 2 4 इसके पास है, 6 इसके पास हो गए, 2 ये कार्बन वाला ले लेगा, कार्बन वाले को इसमें ऐसे ले लेना है। इसी तरीके से इसका जब बनाएंगे तो इसका भी ये कार्बन ले लेंगे, और जब कार्बन का बनाएंगे तो कार्बन के पास 4 है, 2 इधर से ले लेंगे, 2 इधर से ले लेंगे, ये इसका 2 वाला ये तैयार हो गया। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बना लेंगे। अब क्वेश्चन आता है सोडियम क्लोराइड का निर्माण इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा। तो ये भी सरल है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा करना है। क्या होगा, सोडियम का बनाया हमने, सोडियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोराइड के बाह्यतम कोष में, सॉरी, क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्लोरीन के बाह्यतम कोष में है 7 इलेक्ट्रॉन। ये 1 दे देगा, ये 7 है इसके पास तो ये 1 ले लेगा। तो जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस। इसने 1 दे दिया तो इसके पास हो गए 2 और 8। इसने 1 ले लिया तो इसके पास कितने हो गए, पहले 7 थे, अब कितने हो गए, 8, तो 2 8 8 हो गए। अब इसी को इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिखा देना है। तो ये सोडियम के बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ये है क्लोरीन, क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 2 6 और 1 7, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ गया। जब यहाँ आएगा तो ये Na में क्या हो गया, Na में प्लस हो गया, और ये क्लोरीन में क्या होगा, ये 2 2 4 2 6 7 उसके थे, ये 1 आ गया सोडियम वाला, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। इस तरह से इसको बना लेंगे तो ये बन गया आपका सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड का बनेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 देगा, तो इस पे कितना इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज आ जाएगा, ये 2 दिया इसने तो इस पर आ गया 2 प्लस चार्ज। और ये क्लोरीन जो है इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ क्लोरीन के कितने हो जाएंगे, ये 2 क्लोरीन हो गए हैं, ये एक ये हो गया और एक ये हो गया है। और यहाँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन ये और एक ये, 2 इलेक्ट्रॉन है। इनमें से 1 इलेक्ट्रॉन ये वाले क्लोरीन के पास चला जाएगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला आया तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया। लिखना कैसे है, ये इसी तरीके से Mg है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 प्लस हो गया, और ये क्लोरीन में क्या करेंगे, ये यहाँ लिख, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देंगे, और इसके बाद ये 2 चूंकि 2 हैं तो ये यहाँ ऐसे करके 2 लिख देंगे, ये हो गया इसका माइनस चार्ज। इस तरह से बन जाएगा ये मैग्नीशियम क्लोराइड। इनको और अच्छा डिटेल से समझना होगा तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, उसको जाके देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, वहां मैंने इसको और अच्छा डिटेल से बताया है, तो वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। अगला, अमलगम क्या है, यदि कोई धातु पारद है तो इसके मिश्रात को हम क्या कहेंगे, अमलगम कहेंगे। निस्तापन क्या है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, निस्तापन हो गया। भर्जन क्या है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ये कार्बोनेट होता है, ये सल्फाइड होता है। अम्लराज क्या है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 का मिश्रण जो है वो अम्लराज या एक्वारेजिया कहलाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, ऐसे ऑक्साइड जो अम्लों एवं क्षारों दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, नाम ही है उभयधर्मी, मतलब दोनों से क्रिया करेंगे, अम्ल से भी और क्षार से भी, तो इसे हम कहेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। दो धातुओं के नाम लिखिए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, सोना और चांदी।
अगला क्वेश्चन, साबुन एवं अपमार्जक में 4 अंतर लिखिए। सबसे पहला डिफिनेशन, साबुन वसा अम्लों के उच्च सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं? अपमार्जक एरिल या एल्किल अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। अगला, साबुन जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवणों के साथ अविलेय पदार्थ स्कम बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखिएगा। साबुन कठोर जल में झाग क्यों नहीं देते हैं? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। साबुन की तुलना में अपमार्जक ज्यादा अच्छे क्यों हैं? ये भी सवाल हो सकता है। साबुन और अपमार्जक में अंतर बताइए, ये भी सवाल हो सकता है। साबुन से अच्छे से कपड़े साफ क्यों नहीं होते हैं? ये भी सवाल हो सकता है। तो बहुत सारे सवाल बनते हैं इससे। साबुन जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवणों के साथ अविलेय पदार्थ स्कम बनाते हैं, जबकि अपमार्जक जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों के साथ अविलेय पदार्थ स्कम नहीं बनाते हैं। इसलिए साबुन जो है तुलनात्मक रूप से कम अच्छा है और अपमार्जक तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये स्कम नहीं बनाते हैं, इसलिए इनमें झाग ज्यादा बनता है और साबुन में झाग नहीं बनता है। साबुन कठोर जल में स्कम बनाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होंगे, लेकिन अपमार्जक कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण है तो भी स्कम नहीं बनाएगा, झाग देगा, इसलिए अपमार्जक का उपयोग किया जाता है। साबुन पशु वसा या वनस्पति तेलों से बनाया जाता है, जबकि अपमार्जक पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है। साबुन की दक्षता कठोर जल में कम हो जाती है, लेकिन अपमार्जक की दक्षता कठोर एवं मृत जल में समान रहती है, इसलिए अपमार्जक का डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। ये ज्यादा अच्छा है। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। तो देखिए, साबुन की सफाई प्रक्रिया के लिए आपको सबसे पहले तो साबुन के भागों के बारे में जानना पड़ेगा। साबुन के 2 भाग हैं, पहला लंबा हाइड्रोकार्बन वाला भाग और दूसरा आयनिक भाग, बस इतना याद रखिए अच्छे से। साबुन में 2 भाग होते हैं, लंबा हाइड्रोकार्बन वाला भाग और दूसरा आयनिक भाग। तो जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है वो गंदगी से मिलता है और जो आयनिक भाग है वो जल के साथ मिलता है। साबुन का आयनिक भाग जल से तथा हाइड्रोकार्बन वाला भाग तेल से संलग्न हो जाता है और इस प्रकार से एक ये मिसेल संरचना तैयार करते हैं। मिसेल भी आ सकता है। मिसेल क्या है? तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये है गंदगी और ये है साबुन। ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? साबुन है। ये साबुन का अणु है। तो ये जल विरागी, ये वाला जल विरागी है और ये जल रागी है। तो जो जल रागी होगा आयनिक भाग, जल रागी कौन सा है? आयनिक भाग। और जल विरागी कौन सा है? हाइड्रोकार्बन वाला भाग। ये वास्तव में है क्या? जल रागी जो है वो आयनिक भाग है और जो जल विरागी है वो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है। यहाँ होता क्या है, ये गंदगी है, गंदगी से कौन सा भाग जुड़ रहा है? ये जुड़ रहा है जल विरागी भाग। जल विरागी मतलब हाइड्रोकार्बन वाला भाग किससे जुड़ गया? गंदगी से जुड़ गया। बाहर की तरफ क्या है? ये बाहर की तरफ है जल रागी मतलब आयनिक भाग। तो इस तरह से एक संरचना तैयार हो जाती है। ये है मैल, मैल के ऊपर ये हाइड्रोकार्बन टूट पड़ा और बाहर की तरफ है ये आयनिक भाग। साबुन में 2 ही भाग होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन और एक दूसरा आयनिक। तो हाइड्रोकार्बन तो गंदगी से जुड़ गया, तो बाहर की तरफ क्या रहेगा? बाहर की तरफ रहेगा ये आयनिक भाग। तो ये आयनिक भाग और ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग दोनों मिलके क्या करते हैं? ये मिसेल संरचना तैयार करते हैं। मिसेल की संरचना में क्या होता है? अणु का एक सिरा तेल के कण की ओर होता है, तेल या गंदगी या मैल के कण की ओर होता है आयनिक भाग, और जो सॉरी ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग, और जो आयनिक भाग है वो कहाँ रहता है? बाहर की ओर होता है। इस प्रकार से मिसेल का निर्माण होता है और ये क्या होगा, जब हम कपड़े को खंगालेंगे तो ये जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग गंदगी से जुड़ा हुआ था ये गंदगी को लेके बाहर आ जाएगा और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो यह है साबुन की सफाई प्रक्रिया। ये मिसेल की संरचना जरूर तैयार कर लीजिएगा। साबुन की सफाई प्रक्रिया आए तो 2 चीज बस याद रखना है, हाइड्रोकार्बन वाला भाग गंदगी से जुड़ेगा और आयनिक भाग जो है वो जल से जुड़ेगा। बस इतना तैयार कर लीजिएगा और ये संरचना
कार्बन के दो मुख्य गुणधर्म लिखिए। तो कार्बन के दो मुख्य गुणधर्म हैं, पहला है श्रृंखलन, दूसरा है चतुस्संयोजकता। श्रृंखलन का मतलब होता है कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन मतलब कार्बन कार्बन मिलकर एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, इसे कहेंगे श्रृंखलन। दूसरा है चतुस्संयोजकता, मतलब कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन में 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधन बनाने की क्षमता होती है। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतरा अणुक बल जो होता है दुर्बल होता है, इसलिए इन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, या दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि सहसंयोजी जो सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं उनके गलनांक एवं क्वथनांक कम क्यों होते हैं? तो ये दोनों सवाल आपके इससे तैयार हो जाएंगे। ये सहसंयोजी आबंध की परिभाषा है, और सहसंयोजी वाले जो अणु हैं उनके भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन जो इनका अंतरा अणुक बल है वो दुर्बल होता है, इसकी वजह से इनके गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। यदि कुछ और चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे, जिसमें मैं बात करूँगा और जो कुछ दूसरे यूनिट के दूसरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। साथ ही साथ आपसे मैं एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन करूँगा कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएँ तो कैसे लिखें और परीक्षा के दौरान क्या करें, जिससे आपके अधिक से अधिक नंबर आएँ। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।